नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप हमारे स्टडी चैनल पवन सर जी के हब में मैं आपका हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का एक टॉपिक महाजनपद। ठीक है, देखिए स्टेट लेवल की एग्जाम हो चाहे हो सेंटर लेवल की, यदि आपके सिलेबस में, ठीक है, आपकी जो एग्जाम लगती है उस एग्जाम का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में यदि टॉपिक दिया गया भारतीय इतिहास, ये टॉपिक यदि है तो ये जो महाजनपद है यहां से 100% क्वेश्चन बनता है। हर बार एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम डिटेल से क्लियर करने वाले हैं। इसमें महाजनपद की राजधानी के बारे में जान लेंगे, महाजनपदों के बारे में जानेंगे, उनके आधुनिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, और इनमें सर्व शक्तिशाली जो महाजनपद रहा वह रहा है मगध। तो मगध का जो साम्राज्य है वह अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस काल में भारत की राजनीतिक गतिविधियां अधिक सुसंगठित होकर विकसित हुई थी, और इस समय यानी उत्तर वैदिक काल में आर्य राज्यों का आधार ही क्या था? जन या जातीय था। जन या जातीय था। तो देखो, जनपद का यहाँ से जो है मतलब जन्म हो रहा है, यहीं से जनपद का जन्म होता है। उसके बाद वह बड़े हो जाते हैं तो वह महाजनपद कहलाते हैं। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जिसकी बैकग्राउंड जानने का प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल तक जो राज्य थे भारत में, इन राज्यों का आधार था जन या जाति। ठीक है, मतलब कि जो जाति जहां पर निवास करती थी उन्हीं के नाम पर उन राज्यों का या उन प्रांतों का या महाजनपद जो थे उनका नाम किस आधार पे पड़ा था? मतलब जो जाति या वंश जहां पर निवास करते थे उन्हीं के आधार पर इन राज्यों का नामकरण हुआ। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो जाति जो राज्य थे, ये इन राज्यों में जो अलग अलग यानी भिन्न भिन्न जाति के लोग भी निवास करते थे, लेकिन उनका स्थान गौण था, उनका उतना महत्व नहीं था जितना आर्य जाति का था। यहां पर बात की जा रही है ओनली फॉर आर्य जाति की, कि जो आर्य जाति जहां पर निवास करती थी वह जन कहलाए। लेकिन बाद में कालांतर में उत्तर वैदिक काल के पश्चात यानी उत्तर वैदिक काल जब समाप्त हो गया था तो इन राज्यों में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुए, और उसी के साथ इन राज्यों में अलग दूसरे राज्यों से भिन्न भिन्न जाति या वंश के लोग आकर बसने लगे। तो इन राज्यों का नाम हो गया जनपद। मतलब जहां पर आर्य लोग निवास करते थे, या ऐसा कह सकते हैं कि जहां पर एक ही जाति के लोग निवास कर रहे हों वह जन कहलाता था, और जहां पर भिन्न भिन्न जाति के लोग निवास करने लग जाते हों उस राज्य को जनपद कहा जाता था। साथ ही हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से, देखो महाजनपदों को कहां से लिया गया है? बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से महाजनपद कहां से लिए गए? बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है महाजनपदों से संबंधित, पहला क्वेश्चन यही होता है कि महाजनपद कहां से लिए गए। देखिए, महाजनपद और एक सिंधु घाटी सभ्यता, ये दोनों ही टॉपिक जो हैं बहुत ही टफ है, क्योंकि यहां पर हर एक वर्ड से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि महाजनपद पढ़ रहे हैं तो महाजनपद में पढ़ते हैं कि जो 16 महाजनपद हैं, 16 उनकी राजधानियां हो गई, उनके बाद उनके आधुनिक क्षेत्र हो गए। तो ये आप हमें क्या लगता है कि बड़ा टफ टॉपिक है। और यही बात आ जाती है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें भी हम देखते कहाँ कहाँ उत्खनन हुए, क्या क्या चीजें मिली हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वो हमें लगता है कि यार टफ टॉपिक है, लेकिन यदि रुचि के साथ पढ़ेंगे तो टफ नहीं है। यहाँ पर रुचि देख, मेरे भाई को लड़की नहीं है, लड़की का नाम नहीं है रुचि। रुचि एक फीलिंग है किताबों के प्रति, किताबों से एक मोहब्बत है, प्यार है किताबों से जो महसूस करनी होती है, और कुछ नहीं होता। मतलब हमारी लगन होती है किताबों के प्रति, पढ़ाई के प्रति, स्टडी के प्रति लगन होती है। जब तक रुचि नहीं है हमारी किताबों में, जब तक रुचि नहीं है हम टॉपिक याद नहीं कर पाएंगे, एग्जाम को फेड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हमें पढ़ाया जाए कि मेवाड़ की जो महारानी रही पद्मिनी, उसकी कहानी अगर कोई हमें सुनाएगा तो हम जिंदगी भर नहीं बोलते। अगर आपने कभी नहीं सुने तो सुन लेना एक बार के लिए, आप कभी नहीं बोलोगे। आपको रात में 3 बजे भी कोई उठा के पूछेगा, अरे हाँ बता तू पद्मिनी की सगाई किसने करवाई थी, बड़े आराम से आंख मलते हुए उठेगा और बताएगा, अरे उसकी सगाई तो ना हीरामन नाम के तोते ने करवाया था। आपको तोता सगाई करवा सकता है कि, लेकिन अपना महाकवि मलिक मोहम्मद जैसी कहानी को इस तरह से बनाकर लिख गई कि हमें बिल्कुल उसमें रुचि पैदा होती है आपकी। क्यों? क्योंकि वह एक लव स्टोरी है। तो ठीक उसी प्रकार आपको रुचि पैदा करनी है। और ऐसी कहानी और बताऊं मैं आपको, फिरोजा की कहानी पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की बेटी और उसका जो ब्रह्मदेव के साथ जो अफेयर था, उसको लेकर अगर उस इतिहास में उसे भी पढ़ते हैं तो उसको लेकर भी हमारी रुचि पैदा होती है। अगर ऐसे ही बात करें मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की, तो उसका जो मैटर रहा
तो उसको लेकर भी आप हमारी रुचि होती है। तो मतलब इन चीजों में रुचि होती है, तो जब रुचि इन चीजों में है तो वो पूरी की पूरी चीजें याद हो गई। तो ये तो आपको पता चल गया ना, अगर रुचि से पढ़ेंगे तो सारे की सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इनमें भी रुचि ले लीजिए ना आप, इनमें भी अपनी जो है रुचि जगाइए भैया। अगर इनको रुचि से याद करेंगे ना तो बिल्कुल हर एक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, लगन से पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, महाजनपद कहां से लिए गए? अंगुत्तर निकाय से लिए गए हैं। देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व या जन्म के समय हमें बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि महाजनपद, सॉरी जनपद तो बहुत थे, लेकिन प्रमुख महाजनपद जो थे इनमें वह 16 थे। ठीक है, जिन्हें षोडश महाजनपद या 16 महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इन महाजनपदों से क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, महाजनपद का नाम देगा आपको। ठीक है, कोई भी महाजनपद का नाम दिया 16 में से और किसी उसकी राजधानी पूछ लेगा, या फिर राजधानी का नाम देगा, महाजनपद का नाम पूछ लेगा, या फिर महाजनपद का नाम देगा और उससे संबंधित शासक का नाम पूछ लेगा, या फिर पूछेगा आपसे महाजनपद का नाम देगा और आधुनिक क्षेत्र पूछ लेगा। ये क्वेश्चन बनते। उसके बाद अगर डिटेल में जाता है तो ज्यादातर क्या इसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद रहा वह रहा मगध साम्राज्य। ठीक है, तो मगध साम्राज्य अलग से पढ़ेंगे क्योंकि मगध साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य रहा। उसने कई महाजनपदों को अपने अंदर मिला लिया था और अपना रूप बड़ा कर लिया था। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं 5 महाजनपद ले रहे हैं। सबसे पहले 5 महाजनपद ले रहे हैं। सबसे पहले ले रहे हैं हम महाजनपद। ठीक है, फिर पूछेगा राजधानी का नाम। ठीक है, और आधुनिक क्षेत्र। आधुनिक क्षेत्र यानी वर्तमान में ये किस क्षेत्र में है, आधुनिक क्षेत्र। ठीक है, ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये ज्यादा यही पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कंबोज। कंबोज और गांधार। देखो ऐसे याद कर सकते हैं, 2 भारत से बाहर कंबोज और गांधार और 2 बिहार। 2 भारत से बाहर 2 बिहार। बिहार कौन कौन से हैं? एक तो अंग है और एक मगध है। ठीक है, और एक और लिख लेते हैं, एक है दक्षिण में। एक कहां है? एक दक्षिण में। ये 5 हो गए। 5 एक बार पढ़ लेते हैं हम। कंबोज की राजधानी रही राजपुर। कंबोज की राजधानी कहां है? राजपुर। ठीक है, और इसका आधुनिक क्षेत्र जो है अफगानिस्तान। इस तरह से याद कर लेंगे इसको। देखो 2 भारत से बाहर कंबोज और गांधार, 2 बिहार, 1 दक्षिण। इस तरह से याद कर लेंगे, 2 भारत से बाहर कंबोज और गांधार, 2 बिहार अंग और मगध और 1 दक्षिण में अस्मक। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। तो कंबोज की राजधानी राजपुर है और इसका आधुनिक क्षेत्र जो अफगानिस्तान में है। आधुनिक क्षेत्र क्या है? अफगानिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान भी इसका थोड़ा, और कुछ कश्मीर का भी क्षेत्र है। ठीक है, कुछ क्षेत्र इसका कश्मीर का भी है, यानी पीओके जो क्षेत्र है, पाक अधिकृत जो क्षेत्र है, वह भी इसमें जो कुछ शामिल है। उसके बाद देखते हैं गांधार की राजधानी। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहां है? तक्षशिला है, और इसका आधुनिक क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान का रावलपिंडी, रावलपिंडी और पेशावर। ये कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, 2 भारत से बाहर कंबोज और गांधार, दोनों के दोनों भारत से बाहर। अफगानिस्तान है एक और एक है पाकिस्तान में। ठीक है, अब कंबोज की राजधानी है राजपुर या हटक, और गांधार की राजधानी कहां है? तक्षशिला। कोडिट। उसके बाद अंग और मगध, 2 बिहार है ना, अंग और मगध। तो अंग की राजधानी रही चंपा। अंग की राजधानी कहां थी? चंपा थी, और इसका आधुनिक क्षेत्र जो है वह है बिहार का। आधुनिक क्षेत्र क्या है? बिहार का भागलपुर और मुंगेर जिले का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है मगध। मगध की राजधानी, 3 राजधानियां रही है मगध की। एक तो गिरिव्रज रही, एक रही राजगृह, एक रही पाटलिपुत्र। 3 राजधानियां रही, गिरिव्रज, राजगृह। ये सीरियल नंबर भी है इसका, ये समझ लो। पहले ये रही, उसके बाद ये रही 2 नंबर पर, और 3 नंबर पर रही पाटलिपुत्र।
पुत्र। ठीक है, ये 3 नंबर पर है। यदि इनका क्रम पूछ लिया जाए तो भी कंफ्यूज नहीं होना। आधुनिक क्षेत्र दोनों के दोनों बिहार में है ना, दोनों के दोनों बिहार में, ये भी बिहार में है। ये बिहार का गया और पटना जिला जो है वहां का क्षेत्र है इसका, गया और पटना का क्षेत्र। अब है दक्षिण में। दक्षिण में एकमात्र महाजनपद है, वह कौन सा है? अस्मक। दक्षिण का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? अस्मक। इसकी राजधानी देखो, इसकी राजधानी है पोतन या पोदम में, पोदम में भी कहा गया इसे, पोतन या पोदम। आधुनिक क्षेत्र, आधुनिक क्षेत्र नदी बहती है दक्षिण की गंगा। देखो दक्षिण की गंगा भी 2 हैं, एक तो कावेरी है और एक गोदावरी है, और ये क्वेश्चन एक बार आरपीएससी में विवादास्पद भी रहा है। देखो बिहार की यहां पर जो है दक्षिण की गंगा माना है कहां, किसको? गोदावरी नदी को। तो गोदावरी नदी के जो प्रवाह क्षेत्र था उसके मतलब किनारों पर बसा हुआ था ये महाजनपद। कौन सा महाजनपद? अस्मक महाजनपद। ठीक है, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गए 5 महाजनपद। एक बार रिपीट कर लो। कंबोज और गांधार 2 भारत से बाहर। कंबोज की राजधानी है राजपुर, गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ठीक है, एक चला गया अफगानिस्तान, मतलब कुछ जो है कश्मीर का क्षेत्र भी है, पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र भी है, और गांधार में जो है इसकी राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। और इसका आधुनिक क्षेत्र क्या है? पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र है इसका आधुनिक क्षेत्र है। ठीक है, 2 भारत से बाहर चले गए, 2 चले गए बिहार। बिहार कौन कौन से चले गए? अंग और मगध। तो अंग की राजधानी चंपा है, आधुनिक क्षेत्र बिहार का भागलपुर और मुंगेर। फिर है मगध, तो मगध सबसे, मगध को तो याद करना ही पड़ेगा, हो सकता है मगध को पूछ लिया जाए। देखो राजस्थान पुलिस में इस बार 2020 में भी कम से कम 6 पेपर हुए हैं, तो 6 में से कम बता रहा हूं 6 या 7 क्वेश्चन पूछे गए इस महाजनपद से संबंधित। ठीक है, तो मगध की राजधानी रही 3, गिरिब्रज, राजगृह और पाटलिपुत्र। ठीक है, और फिर क्या है इसका आधुनिक क्षेत्र? तो ये बिहार का गया और पटना का क्षेत्र इसका आधुनिक क्षेत्र है। उसके बाद बात आती है अस्मक की। तो ये दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है। देखो ध्यान में रह जाए, दक्षिणी भारत का एकमात्र, ठीक है, एकमात्र जनपद है कौन सा? अस्मक महाजनपद। पूछ लिया जाए दक्षिणी भारत का कौन सा महाजनपद है तो वह अस्मक महाजनपद है। इसकी राजधानी पोतन या पौधे में रही है। आधुनिक क्षेत्र इसका दक्षिण की गंगा या गोदावरी नदी के प्रवाह का जो क्षेत्र था उसके आसपास या उसके नजदीकी या फिर किनारों पर बसा हुआ महाजनपद था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम पढ़ते हैं अगले महाजनपद। अब अगला ले रहे हैं भारत का सबसे प्राचीन महाजनपद। ध्यान में रहे, यदि पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे प्राचीन महाजनपद कौन सा है तो वह काशी का महाजनपद है। इसकी राजधानी है वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, इसकी राजधानी कहां है? वाराणसी। और यह कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो जिला है उसके आसपास का क्षेत्र इसका आधुनिक क्षेत्र है। वाराणसी कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और बाद में इस महाजनपद को जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। उसके बाद ले रहे हैं हम वत्स। अभी अभी पूछा गया राजस्थान पुलिस में इसे। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। राजधानी कहां है इसकी? कौशाम्बी। ठीक है, इसका आधुनिक क्षेत्र क्या है? इलाहाबाद का आसपास का क्षेत्र। इलाहाबाद जिला जो है उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है, यूपी के इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वह इसका आधुनिक क्षेत्र है। उसके बाद ले रहे हैं हम चेदी। ठीक है, चेदी महाजनपद की राजधानी जो है वह रही है शक्तिमती। क्या रही? शक्तिमती। ठीक है, और इसका आधुनिक क्षेत्र जो है वह है उत्तर प्रदेश का रुहेलखंड। रुहेलखंड यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, उसके बाद है वज्जी। वज्जी महाजनपद है
इसकी राजधानी रही वह है वैशाली, विदेह या मिथिला भी कहा जाता है, मिथिला। आधुनिक क्षेत्र की अगर बात करें तो आधुनिक क्षेत्र इसका है मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र इसका आधुनिक क्षेत्र है। ठीक है, और अब है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद, इसकी राजधानी रही, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ पांडवों ने ही बसाया था, महाभारत कालीन महाजनपद है ये। ठीक है, इसका आधुनिक क्षेत्र जो है आधुनिक दिल्ली, आधुनिक दिल्ली, ठीक है, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, काशी की राजधानी है वाराणसी, इसका आधुनिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वाराणसी, मतलब इसकी राजधानी और आधुनिक क्षेत्र दोनों समान है। उसके बाद वत्स की राजधानी है कौशाम्बी और इसका आधुनिक क्षेत्र है यूपी का इलाहाबाद। उसके बाद देखते हैं चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी है शक्तिमती और इसका आधुनिक क्षेत्र है वह है यूपी का रुहेलखंड। फिर है वज्जी, वज्जी की राजधानी है वैशाली, विदेह, मिथिला और इसका आधुनिक क्षेत्र है मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। दरभंगा में एक किसान आंदोलन भी हुआ था भारत में। फिर है कुरु, कुरु की राजधानी रही, कुरु महाजनपद की राजधानी रही इंद्रप्रस्थ और यहाँ पर पांडव राजवंश का शासन था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे फिर होता क्या है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के समय यहाँ पर जो है पांडव वंश का पतन हो जाता है और ये जो महाजनपद है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया, बट गया था। इसका आधुनिक क्षेत्र है वर्तमान दिल्ली या आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अब हम अगला ले रहे हैं, उसके बाद है कोसल महाजनपद। कोसल महाजनपद की राजधानी रही श्रावस्ती। ठीक है, क्या रही? श्रावस्ती। उसका आधुनिक क्षेत्र जो है यूपी का फैजाबाद, फैजाबाद। ठीक है, कहां पड़ता है? यूपी में। यहां पर जो है सूर्यवंश का शासन रहा और यहाँ की दो प्रसिद्ध नगरी रही, वो अयोध्या और साकेत। ठीक है, और यहाँ पर जो सूर्यवंश के जो शासक रहे उनमें मानदाता, रघु, दलीप, दशरथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदि ने यहाँ पर जो है शासन किया। कालांतर में यहाँ का शासक रहा प्रसेनजीत और उसकी बहन थी कौशल देवी। तो उसकी शादी जो है मगध नरेश बिंबिसार के साथ होती है। ठीक है, उसके बाद है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद है राजस्थान में, इसकी राजधानी रही विराटनगर। ठीक है, विराटनगर इसकी राजधानी रही और इसे बेराट भी कहा जाता है। ठीक है, राजधानी इसकी जो है विराटनगर या बेराट। आधुनिक क्षेत्र इसका जो है वह राजस्थान का जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। और ये कहां पड़ता है? राजस्थान में। ये राजस्थान का महाजनपद है। उसके बाद है अवंती। अवंती की दो राजधानियां रही, दक्षिण की रही महिष्मती और उत्तर की रही उज्जैन। ठीक है, उत्तर की क्या रही? उज्जैन और दक्षिण की रही महिष्मती। ठीक है, इसकी दो राजधानियां रही है। इसका आधुनिक क्षेत्र जो है मालवा, उत्तर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद है मल। मल महाजनपद, इसकी राजधानी रही कुशावती। इसकी राजधानी कहां है? कुशावती इसकी राजधानी रही और इसका आधुनिक क्षेत्र जो है वह है देवरिया। ये यूपी में पड़ता है, मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा,
मथुरा इसकी राजधानी रही। आधुनिक क्षेत्र भी इसका क्या है, मथुरा, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखो। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। आधुनिक क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश का। उसके बाद मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर या बेराट। ठीक है। आधुनिक क्षेत्र राजस्थान का जयपुर, अलवर और भरतपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वह है। अवंती की 2 राजधानियां रही, दक्षिण की रही, सॉरी उत्तर की रही उज्जैन और दक्षिण की रही महिष्मती। और आधुनिक क्षेत्र इसका जो है मध्य प्रदेश का मालवा के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद है मल महाजनपद, इसकी राजधानी कुशावती रही है। और आधुनिक क्षेत्र इसका जो है वह उत्तर प्रदेश का देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद है महाजनपद सूरसेन, सूरसेन की राजधानी रही मथुरा। आधुनिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का वही मथुरा इसका आधुनिक क्षेत्र है। उसके बाद देखते हैं अंतिम महाजनपद है पांचाल महाजनपद। ठीक है, पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी रही अहिछत्र और कंपिले। ठीक है, अहिछत्र और कांपिले। ठीक है दोस्तों, इसका आधुनिक क्षेत्र जो है वह है बरेली, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बंदायू उत्तर प्रदेश में पड़ता है यह भी। और एक फर्रुखाबाद, यह भी कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एग्जाम के नजदीक डायग्राम से भी इसको भर के हम देख लेंगे। ठीक है दोस्तों इन जो जितने भी महाजनपद है, मतलब 16 जो महाजनपद रहे, इनमें सबसे शक्तिशाली, समृद्धशाली या विकसित महाजनपद कोई था तो वह था मगध महाजनपद। ठीक है, मगध महाजनपद। दोस्तों मगध महाजनपद को हम अगली वीडियो में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।